हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आप सभी का स्वागत है हमारे प्री के क्रैश कोर्स में। इसके अंतर्गत आपको हिस्ट्री का एक नॉर्मल लेक्चर दिया जा रहा है और 10 लेक्चर है टोटल। हिस्ट्री का नॉर्मल लेक्चर है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको बेसिकली हिस्ट्री की बेसिक चीज़ें जो आपको प्री में इंपॉर्टेंट है उन सारी चीज़ों को इसमें सेलेक्ट किया गया है। इसके साथ साथ इनके PDF के नोट्स है वो भी शेयर कर दिए हमारे स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर, वो आपको मिल जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा करके इस वीडियो को देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस रिवीजन की इस श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए अभी तक हमने पॉलिटी देखी जितना भी हो पाया विद इन टाइम में, इस लिमिटेड टाइम में। फिर इसके बाद हालांकि हमने काफ़ी चीज़ें डिटेल से पढ़ने की कोशिश की। फिर इसके बाद हमने हिस्ट्री देखी और हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत की जितना भी हो पाया, शब्दावली लेकर के या टर्मोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें कल्चर वाले पार्ट को भी हमने साथ साथ लिया। अब हम आधुनिक भारत के श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज गांधी युग को देखेंगे, जहाँ से भी प्रेजेंट गांधी युग है ये 1919 से लेकर 1948 तक के रहता है। तो यहाँ से भी सब क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उससे पहले हमने आपको मतलब ब्रिटिश काल के अंतर्गत जो उनके सिविल सेवक के सुधार थे, उन्होंने मतलब प्रशासनिक संबंधी जो सुधार किए, मतलब अपने शासन को स्थायित्व देने के लिए, अपने शासन को यहाँ पर दीर्घकालीन स्थायित्व सतत बनाए रखने के लिए और संगठित और मजबूत बनाए रखने के लिए। इसके बाद उन्होंने अपने आप को शिक्षा में सुधार किए अपने हितों की पूर्ति के लिए। फिर उन्होंने पुलिस में वो चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली और फिर उसके बाद समाचार पत्र पत्रिकाओं को किस तरीके से उन्होंने उनकी स्वतंत्रता को किस तरीके से सीमित करने का समय समय पर प्रयास किया। अब उसी में हम गांधी, उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि उदारवादी और जो गरम दल और नरम दल की जो नेता है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। गरम दल और नरम दल के नेताओं का ये थोड़ा सा एक बार PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बाकी आपको पता है नरम दल के जो साधन है वो तो क्या रहेंगे, पत्र, शांति के माध्यम से जाएंगे, वार्ता करेंगे, ठीक है ना, और लेटर लिखेंगे, मतलब ये इनके मतलब साधन रहेंगे उदारवादी विचारधारा के। और जो उग्रवादी है ये थोड़ा बहिष्कृत करेंगे, इनके है बहिष्कार, है ना, स्वदेशी अपनाओ विदेशी त्यागो, तो ये उग्रवादी है। मतलब जो गरम दल के नेता हैं वो इनको करेंगे। इसके बाद जो उदारवादी और जो गरम दल के नेता है, मतलब नरम दल और गरम दल के जो नेता है, उन्होंने वो ज़्यादातर जनता को पूरी तरह आंदोलन से नहीं जोड़ पाए। लेकिन इसमें अब आगे आता है महत्वपूर्ण रूप से महात्मा गांधी, जो आपको पता है मतलब अफ्रीका में वो अपने आप पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का प्रयास किया और सत्याग्रह का साधन का प्रयोग करते हुए वहाँ के लोगों को अधिकार दिलाए। जो भारतीय लोग भी थे वहाँ पर प्रवासी रह रहे थे उनको, और साथ साथ में अफ्रीका के मूल निवासियों को भी उन्होंने अधिकार दिलाए। तो अफ्रीका गांधी जी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसको मतलब गांधी जी ने खुद एक स्टेटमेंट दिया था, दिल्ली में आए थे जब, कि मेरा जन्म तो डेफिनेटली भारत में हुआ, लेकिन रियलिटी में मेरे व्यक्तित्व का निर्माण है वो कहाँ पर हुआ, अफ्रीका, क्योंकि मैं वहीं से सीखा हूँ सारी चीज़ें। वहीं से मैं सत्याग्रह के साधन हैं उनको सीखा हूँ, वहीं से मैंने जनता की अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनको समझा, वहीं से मैंने मतलब किस तरीके से एक निरंकुश सत्ताधारी शासन के विरुद्ध में मतलब एक आंदोलन है उसको किया जाए और बिना हिंसा के उसमें सफलता प्राप्त की जाए। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि मेरा जो वास्तविक मेरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हुआ है वो यहाँ पर हो। अब इसमें हम ज़्यादा, ये तो खैर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी स्टोरी मैंने बता दी, अब हम इसको नहीं देखेंगे। अब डायरेक्ट हम फैक्चुअल सवालों पे जाएंगे जहाँ से प्री में आने की संभावना रहती है। तो गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा अफ्रीका में क्या क्या किया, आपको पता है ये 1894 में अफ्रीका में गए और पूरे 1915 तक ये भारत में आए। इस दौरान ऐसा नहीं है कि बीच में बिल्कुल नहीं आए, बीच में भी गांधी जी आए थे, लेकिन कोई पब्लिक मीटिंग में गांधी कभी नहीं आए। पब्लिक मीटिंग में 1915 के बाद ही आते हैं। अफ्रीका में गांधी जी की अगर देखें तो गांधी जी ने महत्वपूर्ण कार्य देखें तो गांधी जी ने अफ्रीका में एक नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। ध्यान रखना, नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया और इसने अपनी एक इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका जारी की। ध्यान रखना, कोई भी संस्था है तो अपने विचारों को किस माध्यम से जनता के पास पहुंचाएं, इसके लिए उनके पास कोई आज का जैसे सोशल मीडिया है, इसलिए उस टाइम का जो लेखन मीडिया था या जो समाचार मीडिया था उसके माध्यम से वो अपनी जो बातें हैं उनको पहुंचाएं। इसके लिए इन्होंने भी एक इंडियन ओपिनियन नाम से एक समाचार पत्रिका या नामक पत्रिका निकाली।
और इस इंडियन नटाल इंडियन कांग्रेस है, इसी के माध्यम से इन्होंने वहाँ पर इंडियन फ्रेंचाइजी बिल है जो ये है, इसके विरुद्ध में उन्होंने वहाँ पर वो किया। क्योंकि इसमें क्या इंडियन फ्रेंचाइजी बिल में क्या था कि फ्रेंचाइजी मतलब एक तरह से जो व्यापारियों का समूह या व्यापार करते थे भारतीय लोग वहाँ जा कर के, तो इस बिल के अंतर्गत उनको क्या है कि इसकी जो उनकी जो योग्यता है वो उनको मताधिकार से वंचित किया गया था इस एक्ट के अंतर्गत। तो उसके विरुद्ध में एक तो ये कारण था इंडियन फ्रेंचाइजी जो बिल है, जिसमें भारतीय थे जो व्यापारी थे भारतीय वहाँ, उनको व्यापार जो मताधिकार है उनको सीमित कर दिया गया इसमें। इसके बाद एक पंजीकरण प्रमाण पत्र था, मतलब इनमें जो भी भारतीय वहाँ रहते थे या जो भी मतलब अब भारतीय वहाँ पर जाते थे या मतलब गैर जो श्वेत मतलब अश्वेत लोग थे उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता था। वो भी 3 साल में या कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाता था, फिर उसका दोबारा लेना पड़ता था। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसको क्या देना पड़ता, जुर्माना देना पड़ता, जो भी बहुत बड़ी राशि थी, 3 पाउंड या कुछ ऐसे था। इसके अलावा भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिषेध लगाए थे उन्होंने। मतलब ये घटनाएं हुई, इनके बाद गांधी जी ने वहाँ इंसिडेंट किए। इसके बाद टॉलस्टॉय फर्म है, इसका गठन किया गांधी जी ने। ये फर्म का गठन इसलिए किया क्योंकि आपको पता है किसी भी आंदोलन को चलाना है उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो टॉलस्टॉय फंड जो फर्म है इसके माध्यम से गांधी जी फंड है जुटाना चाह रहे थे ताकि आंदोलन में जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी किया जा सके। और एक पॉलिटिक्स और एक भारतीय विभागों को एक चीज़ और करी, अंग्रेजों ने एक एक्ट लेके आए थे वहाँ अफ्रीका में, और उन्होंने सारे गैर ईसाई जो विवाह थे उन सारे गैर ईसाई विवाहों को क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी गैर ईसाई पद्धति से जो विवाह होंगे उन सबको क्या माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा, और उनकी संतान को नाजायज संतान माना जाएगा। अब ये बहुत बड़ा अपमान था समस्त गैर ईसाई जो हिंदू थे वहाँ पर, इस्लाम के लोग थे वहाँ पर, उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, ये बहुत बड़ा अपमानजनक चीज़ें थी। तो इनके विरुद्ध में फिर गांधी जी ने क्या किया, वहाँ पर जन संगठित होकर के पूरे अहिंसा के साथ सत्याग्रह के साथ आंदोलन किया, और उसमें गांधी जी को सफलता भी मिली। और बाद में ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर के भारत राहत विधेयक को पारित करना पड़ा, जिसमें उन्होंने पोल टैक्स है उसको कम कर दिया, समाप्त कर दिया। विवाहों को जो गैर ईसाई विवाहों को जो गैर कानूनी बोल रहे थे उनको वैधानिकता का दर्जा दिया, और साथ ही भारतीय श्रमिकों पर जितने भी प्रतिबंध उन्होंने वहाँ लगा रखे थे उनको भी उन्होंने हटा दिया। इसलिए गांधी जी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे अफ्रीका में, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो चुके थे ब्रिटिश शासन के उसके विरुद्ध में, क्योंकि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अहिंसा के साधन को यूज करते हुए एक बड़े तानाशाही और शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध सफलता पा ली। तो इसलिए गांधी जी है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए और एक नए साधन को लेके आए थे। यही इसलिए गांधी जी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। गांधी जी बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ से सीखे थे कि गांधी जी ने अफ्रीका में सीखा कि सत्य और अहिंसा किस तरीके से सफल की जाती है। गांधी जी जनता की शक्ति के बारे में जान चुके कि अगर जनता एक बार कुछ भी हट कर ले तो उसमें सफलता उसको मिल जाए, बशर्ते उसको बेहतर नेतृत्व तो मिलना चाहिए। यहाँ ये तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं, इसको अभी स्किप करो। जो चीज़ मैं स्किप करने बोल रहा हूँ उसको स्किप करते हुए जाना, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब बीच में चीज़ें आ गई तो उनको हटा नहीं पाया, इसलिए उनको स्किप कर देना। इसके बाद गांधी जी भारत में आते हैं 9 जनवरी के समथिंग गांधी जी आते हैं, और उसी अवसर पर आपको पता है भारत में प्रवासी दिवस भी माना जाता है, क्योंकि गांधी जी भारत के सबसे बड़े प्रवासी थे, और मतलब सबसे पहले और सबसे पहले प्रवासी भी थे और सबसे ज़्यादा टाइम पर भारत के बाहर रहे थे। तो गांधी जी ने इसके बाद भारत में गांधी जी आए, इनको छोड़ देना अभी, ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है इनको अभी छोड़ देना, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, प्री के हिसाब से नहीं। गांधी जी के 3 आंदोलन भारत में बहुत फेमस रहे थे शुरू में। एक रहा चंपारण 1917 में, इसके बाद अहमदाबाद और प्रारंभ में 1918 में, और खेड़ा ये भी 1918 में। तो ये 3 आंदोलन हैं, ये गांधी जी के बहुत ज़्यादा रहे। चंपारण आंदोलन आपने पढ़ रखा होगा, ये चंपारण ये है बिहार में, वहाँ पर आंदोलन हुआ था। उसका रीज़न क्या था कि यहाँ पर एक 3 कठिया नाम का एक सिस्टम चलता था, जिसमें अपनी जमीन पर एक निश्चित हिस्से पर इनको नील की खेती करनी पड़ती थी, और नील की खेती करने के बाद आपको पता है कि भूमि है अनउपजाऊ हो जाती है, और साथ ही में नील खेती पर होने वाले प्रोडक्ट इनको लाभ भी नहीं मिलता था। लेकिन जब नील की खेती इसलिए होती थी क्योंकि नील आपको पता है कपड़ों में यूज की जाती थी वेस्ट यूरोप में, तो वहाँ पर जाती थी, और इनके जो नील के बागान है उनको बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त होता था। लेकिन जर्मनी में एक चीज़ इंसिडेंट घटित हुई, जर्मनी ने आर्टिफिशियल नील है वो बना ली मशीनों, मतलब उन्होंने कुछ केमिकल मिला करके ऐसे, तो फिर इस नील की वैल्यू वहाँ पर मार्केट में गिर गई। फिर ब्रिटिश सरकार ने मतलब ब्रिटिश के जो बागान थे उन्होंने क्या किया कि इनसे बोला कि हाँ अब ठीक है आप यहाँ पर क्या मत करो, नील मत करो, लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति के बदले आप मुझे एक्स्ट्रा टैक्स दो। ये मेन लड़ाई का इशू था चंपारण
आंदोलन में। फिर गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुला के लाते हैं, गांधी जी आते हैं, वहाँ पूरी वो करते हैं। उसके बाद गांधी जी को सफलता भी मिलती है और उनके जो क्षतिपूर्ति जो उनसे एक्स्ट्रा वसूला गया था उसको वापस भी किया जाता है कुछ हद तक। अहमदाबाद है, ये मिल मालिकों के विरुद्ध होता है। और खेड़ा आंदोलन है, ये मुख्य रूप से किसान आंदोलन था। इसमें वहाँ क्या होता खेड़ा में कि वहाँ पर मतलब एक अकाल पड़ गया, अकाल के बावजूद भी वहाँ पर टैक्स है, क्योंकि एक अकाल संहिता हो या एक मानवता हो, ये इस बात का प्रोविजन करती है कि अगर अकाल पड़ा है तो उस टाइम पर टैक्स है उसको थोड़ा कम किया जाए, लेकिन वहाँ पर टैक्स है उसको बढ़ा दिया। तो गांधी जी ने उनके विरुद्ध भी आंदोलन कर दिया। तो इन आंदोलनों से गांधी जी है वो श्रमिक वर्ग के बीच में और किसान वर्ग के बीच में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गए और ये दोनों वर्ग अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी जुड़ गए और इस आधार पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसका भी विस्तार होने लगा। इसके बाद एक फेमस एक्ट आता है रॉलेट एक्ट, 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। अब इसके देखो मैं यहाँ पर बहुत अच्छी पृष्ठभूमि बनती है, बैकग्राउंड बनता है कि आखिर का क्या परिस्थिति थी कि रॉलेट एक्ट लेके आए, लेकिन अब मैं उन पर नहीं जा रहा क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मैं रॉलेट एक्ट के प्रोविजन बता देता हूँ। रॉलेट एक्ट है 1919 में ये आया था और इस एक्ट के अंतर्गत ये था कि जैसे आपको हमारे आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो वो निवारक नज़रबंद वाले कानून है वो सेम रॉलेट एक्ट भी ऐसा ही कानून था, निवारक नज़रबंद। इसके अंतर्गत क्या है कि शंका के आधार पर, मतलब आपने कोई अपराध नहीं किया, शंका के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा था और विशेष न्यायालय की स्थापना की ताकि उनकी मतलब तुरंत उनको क्या दी जाए, सज़ा जो भी है उनको रखा जाए वहाँ पर। और इसमें ध्यान रखना किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी, नहीं इसमें पुलिस को बहुत ज़्यादा शक्ति मिल गई थी और न आप वकील कर सकते थे, न आपको अपील कर सकते थे और न ही आपको कोई रिलीफ था। इसलिए इस कानून को काले कानून की संज्ञा दी जाती है 1919 के रॉलेट एक्ट की। और आपको पता है इसी को लेकर के 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला में बैठक हो रही थी, तो वहाँ पर भी आपको पता है जो पंजाब के 2 नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्हीं के विरुद्ध उन्हीं की मुक्ति के लिए, मतलब उन्हीं को लेकर के इस एक्ट की बेस तो यही एक्ट था, 1919 का एक्ट ही बेस था उसमें। और उसमें 2 पंजाब के नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, तो उन्हीं को लेकर के फिर वहाँ बैठक हुई और उसमें जो जनरल डायर था उसने बिना किसी पूर्व चेतावनी दिए वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी, इससे बड़ी मात्रा में हुई। तो इससे एक तरह से गांधी जी अब तक जो एक तरह गांधी जब भारत में आए थे, गांधी जी थोड़ा सा ये था कि जो ब्रिटिश जो है वो भारत के लिए अच्छी, लेकिन गांधी जी की धीरे धीरे ब्रिटिश को लेकर के नकारात्मकता गांधी के मन में बढ़ती चली गई क्योंकि ब्रिटिश ने काम ही कुछ ऐसे कर दी, ठीक है ना। तो रॉलेट एक्ट ने, ये रॉलेट एक्ट हो गया, रॉलेट एक्ट को ध्यान रखना थोड़ा सा। ये इसके बाद ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल आपको पता है और 1919 को हुआ था। ये पंजाब में जलियांवाला जगह पर हुआ, इसमें बड़ी मात्रा में निहत्थे भारतीयों पर गोली चला दी गई और इसकी बड़ी आलोचना की भारतीय नेताओं, लेकिन ब्रिटिश ने आज तक इसको गलती के रूप में स्वीकार नहीं किया। जनरल डायर को तो पुरस्कृत भी किया गया था इसकी वजह सज़ा देने के बजाय। इसके बाद नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का बहुत फेमस अधिवेशन हो जाता है जो 1920 में हुआ था। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को अपना नारा बनाया, स्वराज, ध्यान रखना पूर्ण स्वराज की बात नहीं अभी तक, सिर्फ स्वराज को अपना उद्देश्य बना लिया आपने कि भारत में अब स्वराज प्राप्ति करेगा, लेकिन ये स्वराज अभी तक डोमिनियन था, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनेट स्टेटस क्या होता है? डोमिनेट स्टेटस का मतलब है कि आपके ऊपर अंतिम कंट्रोल ब्रिटिश का रहेगा लेकिन भारत में पूरा शासन है वो आप चलाओगे, ये था। तो डोमिनेट स्टेटस की ये मांग करी इन्होंने। इसके बाद कांग्रेस ने अब यहाँ पर अपने संगठन को मजबूत किया, 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया और अखिल भारतीय समिति का गठन भी इसके अंतर्गत किया गया था। कांग्रेस ने पहली बार अपना जो दायरा है, अपना जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे शहरों से ग्रामीण स्तर तक बढ़ाना चालू कर दिया और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समितियाँ बनाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो कांग्रेस से जुड़ सकें। और इसके साथ ही प्रांतीय कांग्रेस समितियों का भी भाषा के आधार पर गठन किया गया और इसमें जो एलिजिबिलिटी थी वो एलिजिबिलिटी को घटा करके, मतलब जो उम्र थी उसकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दी कि 18 वर्ष से या उससे अधिक का सभी व्यक्ति है वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सके। इसलिए कांग्रेस के इस अधिनियम को बोलते हैं कि कांग्रेस ने इसमें अपना लोकतांत्रिकरण किया, मतलब अपना विस्तार किया, इसको मतलब विकेंद्रीकरण किया, अब इसको ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाया। तो ये 1900 जो ये नागपुर अधिवेशन है कांग्रेस का, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसके बाद मैंने 2 चीज़ नहीं ली, आपको बताया। इसके बाद एक खिलाफत आंदोलन होता है ना, और इसके बाद असहयोग आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन क्या है मैं बता दूं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के
मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जो खिलाफत आंदोलन था उसका मेन रीज़न क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में आपको पता है जो ऑटोमन साम्राज्य था, प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य जो तुर्की है इससे अलग हुए थे बाद में, तुर्की और इनका विघटन होकर के तुर्की का उदय भी हुआ। तो ऑटोमन साम्राज्य के जो अरब क्षेत्र आता है इसमें, ऑटोमन साम्राज्य के जो शासक सुल्तान था, उसका शासक था, उसको भारतीय जो मुसलमान थे, यहाँ के जो मुसलमान थे, वो अपना खलीफा मानते थे। तो अब ऑटोमन साम्राज्य का जैसे ही विघटन हुआ तो सुल्तान पद चला गया, और जैसे ही सुल्तान पद गया तो यहाँ हमारा वो क्या चला गया, खलीफा का पद भी चला गया, क्योंकि खलीफा बचा ही नहीं, क्योंकि जो सुल्तान था उसे ही खलीफा मानते थे और वही नहीं बचा। तो उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए, क्योंकि उसका मेन रीजन बिटरेन था, तो हार्टून इसलिए किया था कि भाई इस हमारे सुल्तान के पास इतना तो हो कि मुसलमान की जो उसको बनाए रखे, इसको लेकर के खिलाफत आंदोलन है वो हुआ। और इसी के बाद जब खिलाफत आंदोलन हुआ तो गांधी इतनी परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई, गांधी जी असहयोग आंदोलन के मूल बना चुके थे, असहयोग आंदोलन होगा, लेकिन गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को बहुत ज़्यादा मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ जोड़ दिया, इसको खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दिया, जिसके कुछ पॉजिटिव परिणाम भी थे तो कुछ नेगेटिव परिणाम निकल के भी आए। वो एक मेंस का सवाल है, उसको अभी छोड़ देते हैं। तो खिलाफत आंदोलन पहले हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक है उसकी भी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद इसको शुरुआत किया गया था, बहुत ज़्यादा ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ा। तो सवाल यूपीएससी का आते हैं कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, ये तो पीसीएस में सवाल आ जाएगा कि कब हुआ, कौन से हुआ, आपको पता है 1920 में हुआ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन साथ में सवाल ये हो रहा था कि इस आंदोलन में कौन कौन सा वर्ग भागीदार है। असहयोग आंदोलन का मेन थीम ये थी कि असहयोग करोगे, हम असहयोग करेंगे, छात्र हैं वो कॉलेजों को त्याग देंगे या सरकारी, और अगर कोई वकील है वकालत त्याग देगा, है ना, सरकारी ऑफिस में काम करने वाला सरकारी ऑफिस को त्याग देगा। मतलब इस तरह न्यायालयों में हम निर्णय देने नहीं चाहेंगे, हम अपने लेवल पर निर्णय सुलझाएंगे, उनको निर्णय है उनको सुलझाएंगे, उनके जो मतलब एक तरह से ब्रिटिश सरकार का पूरी तरह से सहयोग कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन को अगर आप देखोगे तो कहाँ पर फैला, शहरी क्षेत्रों में अगर देखें तो छात्रों ने स्कूल कॉलेज उनको छोड़ दिया, शिक्षण संस्थान थी जितनी भी उनका त्याग कर दिया। इसलिए फिर स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई इस दौरान, जिसमें आप देख सकते हो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर बल मिला। तो देखो गुजरात विद्यापीठ है, उसकी स्थापना इसी दौरान हुई थी। जामिया मिलिया जो अभी वो यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गई, वो भी इसी दौरान हुई थी। काशी विद्यापीठ है, उसकी स्थापना भी इसी दौरान हुई। और नेशनल कॉलेज ऑफ कोलकाता, इसकी स्थापना भी इसी असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। और इसमें इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने में CR दास, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय और आचार्य नरेंद्र देव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने ध्यान रखना, इनकी स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद ये भी सवाल आता है कि असहयोग आंदोलन में कौन कौन से वकील थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदार हो गए। तो उन्हीं में ध्यान रखना आप कि ये कौन कौन से वकील थे। तो इसमें आता है मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, दोनों नेहरू को मतलब आपको पता है, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू हो गया। CR दास, C राजगोपालाचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आसिफ अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सफुद्दीन किचलू और T प्रकाशन, ये थे जिन्होंने मुख्य रूप से अपनी जो वकालत है, जो पहले वकील के पेशे पर वकालत करते थे, उनका त्याग करके राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। तो ये भी प्री के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट सवाल जाता है, इसलिए इनका नाम एक बार ज़रूर याद रखें। इसके अलावा मद्रास के अलावा ध्यान रखना, मद्रास की जस्टिस पार्टी है, ये आपको पता है दलितों के उद्धार के लिए थी, और ये नहीं दलितों के उद्धार के लिए थी। और ये जो थे जैसे डॉक्टर अम्बेडकर भी डॉक्टर BR अम्बेडकर है, वो भी ज़्यादा नहीं चाहते थे कि मतलब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कुछ किया जाए। उनका उद्देश्य था कि पहले भारतीय समाज में सुधार किया जाए, इसलिए इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया जस्टिस पार्टी ने। बाकी सभी राज्यों की जो काउंसिल थी, काउंसिल मतलब जो विधान परिषद थी, विधानसभा या विधान परिषद जो 1919 के एक्ट के अंतर्गत बनी भी थी या उससे पहले भी चल रही थी, उन्होंने सब ने बहिष्कार कर दिया। विदेशी वस्तु हैं उनका बहिष्कार कर दिया गया, उनकी होलियाँ जलाई गई, और इस कारण से बड़ी मात्रा में ब्रिटेन से आने वाली वस्तु हैं उनका मूल्य गिर गया, मतलब उनको बहुत कम हमने आयात किया, आयात में बहुत डाउन हो गया। और इसके कारण ध्यान रखना, गांधी जी ने इसी दौरान केसर-ए-हिंद की उपाधि है वो जो अंग्रेजों ने उनको दी थी, उसको गांधी जी ने त्याग दिया था। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। इसके अलावा ये शहरी क्षेत्रों में तो हमने देखा ही है, असहयोग आंदोलन का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र में था, क्योंकि ध्यान रखना सवाल विस्तार में आते हैं कि असहयोग आंदोलन हुआ
ये आपको पता है, लेकिन इंसिडेंट कहाँ कहाँ पे हुए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें संयुक्त प्रांत और बंगाल प्रांत, संयुक्त प्रांत और बंगाल प्रांत थे, जो उनमें जमींदारों की जो अनुचित मांगे थी, अनुचित मांगे क्या होंगी जमींदारों की, टैक्स ज़्यादा देना, तो इन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया ग्रामीणों ने, किसानों ने, कि भाई अब हम आपको टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि अब असहयोग आंदोलन चालू हो गया, तो उन्होंने भी असहयोग करना चालू कर दिया। पंजाब में आपको पता है अकाली आंदोलन चला। रीज़न क्या था कि पंजाब के जो अमृतसर में जो गुरुद्वारा है उसमें जो महंत थे वो बड़े करप्ट थे, और उन करप्टों के विरुद्ध में अकाली दल ने भी आंदोलन चला दिया, और बाद में ये धीरे धीरे आगे भी बढ़ा, और अकाली दल की स्थापना भी इसी दौर में हुई जो वर्तमान में है। इसके बाद असम में जो चाय बागान के जो मजदूर थे, या स्टीमर आप जानते होंगे, जो मतलब चलती है, नाव चलती है एक तरह से, उनके जो मजदूर थे, स्टीमर पे काम करने वाले मजदूर, और रेलवे कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी। ये क्या है, असहयोग कर दिया। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में चिराला नराला कस्बे में भी टैक्स देने, ये बहुत फेमस कस्बा है उस टाइम, मतलब भारतीय इतिहास में रहा। चिराला पराला, ये नराला नहीं पराल है, चिराला पराल कस्बा है जिसमें टैक्स देने से उन्होंने मना कर दिया। और साथ ही आंध्र प्रदेश की जनजातियों ने वन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। केरल में मोपला किसान आंदोलन इसी दौरान रहा, और आपको पता है असहयोग आंदोलन के दौरान मोपला किसान था, जो बाद में जमींदारों के विरुद्ध में इन्होंने किया, जो बाद में इसमें ऐसा जैसे ही असहयोग आंदोलन आया उसने उसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ावा मिल गया, और ज़्यादा एक्टिव हो गया। लेकिन बाद में असहयोग, आपको पता है मोपला जो किसान आंदोलन है वो थोड़ा सांप्रदायिकता के रूप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसमें जो जमींदार थे वो हिंदू थे और किसान थे वो मुसलमान थे, तो उसमें सांप्रदायिकता आ गई थी, लेकिन वो अलग पॉइंट हो जाता है। तो इतनी इंसिडेंट है इस असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। इसके बाद असहयोग आंदोलन आपको पता है 5 फरवरी और 1922 को चोरी कांड हुआ, और वो चोरी कांड में गांधी है खपा हो गए, और उन्होंने बोला कि ये आंदोलन है मैंने अहिंसात्मक रूप से चलाया, अब ये चूँकि हिंसा में कन्वर्ट हो गया है, और अब हिंसा में कन्वर्ट हुआ है तो आप लोगों ने तो की छोटी मोटी हिंसा, लेकिन इसके विरुद्ध में जो अंग्रेज कार्रवाई करेंगे उसमें बड़ी मात्रा में लोगों की हत्याएं होंगी, मृत्यु होंगी, और वो भारतीयों के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। और भविष्य में जो लोग अभी आंदोलन करने के लिए स्टार्ट हुए हैं वो दोबारा उनको अगर इतना ज़्यादा दबा दिया जाएगा तो पुनः स्टार्ट नहीं होंगे। इसलिए इस दुर्घटना से बचने के लिए गांधी जी ने समय पूर्व ही इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिसके बाद कई नाराज़ हो गए गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस हुए या जवाहरलाल नेहरू भी एक तरह से इस बात से खपा हो गए, क्योंकि यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर एक सक्सेसफुल आंदोलन के रूप में बढ़ रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। हालांकि हम किसी आंदोलन को उसके अंतिम लक्ष्य प्राप्ति में सफलता नहीं देख सकते, वो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना रही, असहयोग आंदोलन। इसके बाद 1920 से लेकर के 30 के दशक में कई घटनाएं होती हैं। अब मैं आपको 2-3 चीज़ बता दूंगा, 2-3 शब्द बताऊंगा। एक होता है पूंजीवाद, एक होता है समाजवाद, और एक होता है साम्यवाद। देखो, पूंजीवाद शब्द जब भी आता है, पूंजीवादी विचारधारा आती है, ये हमेशा व्यक्ति के अधिकारों की बात करेगी, लेकिन व्यक्ति के अधिकारों की बात करेगी, ये स्वतंत्रता की बात करेगी, है ना, ठीक है ना। ये बाजार की बात करेगी, बाजार सारे निर्णय खुले लिए जाएंगे, राज्य का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये था पूंजीवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था क्या बात करती है, ये सामाजिक न्याय की बात करेगी, यानी गरीबों के कल्याण के लिए बात किया। और पूंजीवादी में ध्यान रखना, अमीरों की ज़्यादा चलती है, जो अमीर होगा और ज़्यादा अमीर हो जाता है वो तो चला जाता है, और जो गरीब है वो गरीब हो तो चला जाता है। जबकि समाजवादी व्यवस्था है समानता पर बल ज़्यादा देती है, समानता पर बल देती है। दूसरी बात, सामाजिक न्याय या समाज के वंचित वर्गों के कल्याण पर बल देती है। इसमें मजदूरों, गरीबों और कल्याणों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये है समाजवाद, है ना। वहीं साम्यवाद है, ये भी मुख्य रूप से गरीबों और कल्याणों के लिए बहुत कम कर दिए उनके। ये तो साम्यवाद व्यवस्था एक ऐसी है जो पहली बात तो किसी शासन प्रणाली को नहीं मानती, ये गरीबों के लिए कल्याण करती है, लेकिन इसका क्या है कि ये समाज, राज्य, कानून इनको बिल्कुल नहीं मानते। इनका मानना है एक तरह से कोई कानून राज्य नहीं होना चाहिए, कोई संस्था नहीं होनी चाहिए, सरकार की कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह वो चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं, और मार्क्सवादी विचारधारा थोड़ी हिंसात्मक रूप धारण कर लेती है। मतलब उसका एक हालांकि मार्क्स ने डायरेक्ट तो कभी नहीं बोला, लेकिन जो उसके अनुयायी है जो बाद में फॉलो करते हैं वो उसको अलग तरीके से व्याख्या करके उनसे हिंसात्मक रूप शामिल कर लेते हैं। इसमें क्रांति का रूप बोलते हैं कि क्रांति के माध्यम से जो शासन व्यवस्था गरीबों, मजदूरों, श्रमिकों के विरुद्ध है उसको उखाड़ के फेंक दो। और इसी विचारधारा से आपको पता है हमारा नक्सलवाद भी आगे बढ़ा। तो इस दौरान आपको पता है जो समाजवादी विचारधारा है, अब आपको पता है समाजवादी विचारधारा ये इसमें क्या होगा, इसमें श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए, और जो है तो गांधी, इसमें सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी समाजवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे।
इसलिए इस दौर में समाजवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। अब ये ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि रसिया था वो समाजवादी हो चुका था, मतलब इस तरह से साम्यवादी समाजवादी विचारधारा दे चुका था। तो उसका प्रभाव अब वो रसिया कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से हो सके इनको समर्थन कर दे, इसलिए ब्रिटिश थे वो पूंजीवादी थे। तो इसलिए ब्रिटिश ऐसे विचारकों को दबाना सोचेगा। इसलिए जो भगत सिंह भी समाजवादी थे, एम.एन. राय ये साम्यवादी था, एम.एन. राय। तो इसलिए ध्यान रखना, जो भगत सिंह, सुखदेव इनको या चंद्रशेखर को जो फांसी दी, उसका रीज़न ये नहीं था कि वो हिंसात्मक कार्रवाई कर रहे, वो एक रीज़न था। असली रीज़न था कि वो समाजवादी विचारधारा को बहुत आगे ले जा रहे थे, जो ब्रिटिश शासन को बड़ी चुनौती देने वाली थी, घरेलू लेवल पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी। वो अलग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, उसको भी स्किप करते हैं। समाजवादी आंदोलन में ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको आगे ले जा रहे थे। इनका कारण था कि इसमें ये बुद्धिजीवी अपरिवर्तनवादी और स्वराजवादियों की आलोचना करते थे। आपको बताया कि जब गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, उसके बाद स्वराजवादी और अपरिवर्तनवादी दो कांग्रेस के पार्ट निकल के आए। स्वराजवादी थे वो, उसमें C.R. दास, मोतीलाल नेहरू ऐसे थे, और अपरिवर्तनवादी में इसमें आपको पता है, अपरिवर्तनवादी की अगर मैं बात करूँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, और इसमें एक था C. राजगोपालाचारी, ये अपरिवर्तनवादी में थी। अपरिवर्तनवादी है ये कहते थे कि नहीं, हमें गांधी जी का जो आंदोलन है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए और विधान परिषदों में भाग नहीं लेना चाहिए चुनाव प्रक्रिया। जबकि स्वराजवादी कहते हैं कि नहीं, हमें विधानसभा में पहुंचना चाहिए, उनमें भाग लेना चाहिए और वहाँ जाके सहयोग करना चाहिए, है ना। तो ये बुद्धिजीवी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों विचारधाराओं से खपा थे। इनका बोलना था कि देखो अब समय आ गया है कि तुम डोमिनेंट स्टेटस या विधानसभा में भाग लेने से कुछ नहीं होने वाला, अब तो पूर्ण स्वराज की बात करो। पूर्ण स्वराज का मतलब है कि अब भारत में अंतिम निर्णय लेने के लिए हम ही मालिक होने चाहिए। पूर्ण स्वराज यही हो गया, हम डोमिनेंट स्टेटस नहीं लेंगे, अब पूर्ण स्वराज लेंगे। तो यहाँ से धीरे धीरे पूर्ण स्वराज की धारणा आ जाए। ध्यान रखना, इससे पहले स्वराज चल रहा था, पूर्ण स्वराज नहीं चल रहा था, अब पूर्ण स्वराज की बात आती है। साम्राज्यवाद का विरोध इन्होंने किया, क्योंकि साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद का, ऐसे बोलते हैं कि पूंजीवाद का अंतिम अवस्था है वो साम्राज्यवाद हो जाती है। तो ये समाजवादी थे, तो इन्होंने बोला कि नहीं साम्राज्यवाद है, इसका इन्होंने विरोध किया। विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित हुए, जैसा कि मैंने बताया था रशियन क्रांति, जिसने समाजवाद को दिया और पूंजीवाद को एक नई चुनौती पेश की। इसके साथ ही 1930 की आर्थिक मंदी आप लोगों ने पढ़ी होगी, अर्थव्यवस्था में इतिहास में पढ़ी होगी। 1930 की आर्थिक मंदी में पूंजीवाद असफल हो गया और समाजवाद है वो असफल नहीं हुआ, इसलिए समाजवाद बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया और इन्होंने ब्रिटिश को भी चुनौती प्रस्तुत की। और इसमें भारतीय लोग हैं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का समर्थन इसमें मिला भारत में। इसके बाद इस दौरान साम्यवादी आंदोलन को एम.एन. राय है उसने लिया, और ये आपको पता है मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, लेनिन से प्रभावित थे। और ध्यान रखना, ये दो षड्यंत्रों का नाम ध्यान रखना, बोल्शेविक षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र। इसके अंतर्गत क्या है कि ब्रिटिश ने इसमें लोगों को बड़ी मात्रा में सज़ा दी, उनको मतलब फांसी की सज़ा दी, जिसका कारण था उनका साम्यवादी प्रचार कर रहे थे वो, जो ब्रिटिश को एक चुनौती प्रस्तुत कर सकता था। भारतीय युवाओं की सहायक सक्रिय भूमिका बढ़ाने के लिए ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष था, जिसने कि जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस कॉन्फ्रेंस की ध्यान रखना, ये PCS में सवाल आ सकता है। ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखना, इसमें जवाहरलाल नेहरू का टारगेट था कि उन्होंने स्पीच दिया, बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक स्पीच था, जिससे युवा बहुत एक्टिव हुए। इसके बाद किसान आंदोलन इस दौर में हुआ था, बारदाली सत्याग्रह मैंने पता ही दिया आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें थे, इसलिए इसको कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ध्यान रखना, जैसे ही समाजवादी विचारधारा आएगी तो उसमें तो श्रमिक और किसान तो आगे बढ़ेंगे। तो ट्रेड यूनियन, किसके ट्रेड यूनियन का मतलब श्रमिकों की यूनियन। तो 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्ष, ये ध्यान रखना, AITUC कुछ ऐसे बोलते हैं इसको, AITUC। तो इसके अध्यक्ष हैं वो लाला लाजपत राय थे, महासचिव है वो दीवान चमन लाल थे। और इन्होंने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद के कारण इसने बोला कि जो भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद आया है, भारत में ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, इसका मेन कारण है पूंजीवाद। तो ये पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते थे, और पूंजीवाद को समाप्त करना है तो पहले भारत में से ब्रिटिश शासन को भगा। दूसरी बात, 1920 के दशक में इन्होंने बहुत ज़्यादा हड़तालें की, खड़गपुर रेलवे, बम्बई, ये तो याद हो जाए, ठीक है, इनका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत हड़तालें हुई थी इसी दौरान 1920 से 1930 के दशक। और समाजवाद जो विचारधारा है वो ज़्यादा प्रभावी रही है, ध्यान रखना। इसके बाद निम्न जातीय आंदोलन, ये सारे आंदोलन मैंने आपको पहले बता दिए हैं, ये तो मेरे नोट्स में लिखे हुए, लेकिन इससे पहले जो नोट्स आपके साथ शेयर किए उसमें सारे आंदोलन बता दिए, इनको छोड़ देना, इनको याद कर लेना जहाँ से मैंने बताए थे। इस दौर में एक चीज़ और आई हमारे सामने, वो थी देसी रियासत। आपको पता है ब्रिटिश शासन दो भागों में था,
देशी रियासतों, जो भारत को पता है, हमें ये बता रहा था कि जो ब्रिटिश शासन है, मतलब ब्रिटिश भारत में दो चीज़ें थी। एक तो ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र और एक देशी रियासत। ब्रिटिश अधिकृत जो वाला क्षेत्र है, जो ब्रिटिश ज्यूरिडिक्शन वाला क्षेत्र, डायरेक्ट कंट्रोल में था ब्रिटिश के। और दूसरा देशी रियासत है, जिन पे देशी शासक हैं, जो राजा थे वो शासक कर रहे थे, लेकिन बाहर रूप से कंट्रोल ब्रिटिश शासन का ही था। तो जो देशी रियासतें थी, ये अभी तक हम बात कर रहे थे पूरी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, लेकिन ये देशी रियासतें, इनमें भी आंदोलन चल रहा था। तो देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन आए, और इन्होंने, जब आपको पता है जब ब्रिटिश शासन हो रहा था, तो अब आपको पता है ब्रिटिश शासन जो आंदोलन होते हैं वो लोकतंत्र की मांग करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे। तो देशी रियासतों में भी जो राजाओं का शासन था उसके विरुद्ध भी आंदोलन होंगे, क्योंकि राजा भी अंतिम रूप से ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि थे। तो उनमें भी आंदोलन हुए, उसे प्रजामंडल आंदोलन बोलते हैं। और इनमें भी राजनीतिक जागृति फैली और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चले। इसमें एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1927 में, जिसमें बलवंत राय मेहता और माणिकलाल कोठारी, ये प्रमुख, मणिलाल कोठारी, ये प्रमुख लीडर थे जिन्होंने प्रजामंडलों में आंदोलन चलाए। प्रजामंडल आंदोलन का चरित्र तो वही था, इनका उद्देश्य था कि भाई प्रजामंडल आंदोलन से सामंतवाद, क्योंकि आधा राजा तो सामंत ही थे उस टाइम के लिए, तो सामंतवादी व्यवस्था और साम्राज्यवादी व्यवस्था को समाप्त किया जाए, शासक और सामंत ब्रिटिश प्रभाव इनको सबको समाप्त किया जाए। और इनकी मांग थी कि जो देशी रियासतों में जो जनता है उसके लिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए, लोकतंत्र वहाँ पर स्थापित किया जाए। इसलिए इन्होंने वही कार्यक्रम चलाए। देशी, ध्यान रखना, इसका भी सवाल आ सकता है कि प्रजामंडलों ने कौन से कार्यक्रम चलाए, आंदोलन क्या किया। तो इन्होंने कोई हिंसात्मक कार्यक्रम ज़्यादा नहीं किए। इनके कार्यक्रम थे गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे रचनात्मक कार्यक्रम, यानी कि विद्यालयों की स्थापना करना, खादी का प्रयोग करना, अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, ये सारे कार्य क्या है, शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन करना, ये सभी कार्य क्या है, रचनात्मक कार्यक्रम है, जो देशी रियासतों के विरुद्ध उस टाइम इन वहाँ पर भी जो जनता जो एक्टिव हुई उन्होंने किए थे। इसके अंदर दो संगठन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक है हितवर्धक सभा, इसकी स्थापना 1921 हुई। ये देशी रियासतों से रिलेटेड एक राष्ट्रीय संगठन था, जिसका उद्देश्य था दक्षिण की जितनी भी देशी रियासत हैं उनके लोग हैं, उन रियासतों में रहने वाली जो आम जनता है, उस आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। तो ये संस्था उस पर काम करती थी। इसके बाद एक संस्था और आई, अखिल भोर संस्था प्रजामंडल सभा। इसको ध्यान रखना, अखिल भोर जो संस्था थी ये, इसमें एक चीज़ थी कि अखिल भोर मतलब ये भोर है, ध्यान रखना, ये जगह है, आपको पता है पुणे के पास एक जगह थी, वहाँ थी। तो भोर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 1921 में इसकी भी स्थापना की गई थी, बामन राव पटवर्धक के द्वारा। ये नाम आपको अगर समझ में नहीं आया तो लिख लेना, पटवर्धक है ये, बामन राव पटवर्धक के द्वारा अखिल भोर संस्थान प्रजामंडल की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। इसके बाद साइमन कमीशन बहुत फेमस होता है। इसके बाद साइमन कमीशन आता है भारत में। देखो साइमन कमीशन के बाद में आपने सुना होगा कि हुआ क्या था कि 1919 का जो एक्ट है उसमें एक प्रोविज़न था कि अगले 10 वर्ष, जब ये एक्ट लागू होगा इसके 10 वर्ष बाद इसका रिव्यू करने के लिए एक कमीशन आएगा। तो ये एक्ट लागू हुआ 1921 में, अर्थात 1931 में आना चाहिए, लेकिन साइमन कमीशन आ गया 1928 में। उसका रीज़न क्या था, समय पूर्व आने का रीज़न एक तो क्या था कि एक तो ब्रिटेन में टोरी सरकार वहाँ पर उस टाइम थी, वो चाहती थी कि भारत में मैं कुछ सुधार करके ब्रिटेन की जनता का कुछ क्या करूँ, एक तरह से उन ब्रिटेन की जनता को बता सकूँ मैंने कुछ किया है। तो वो चुनाव जीतने के उद्देश्य से वो चाह रही थी कि कुछ भारत में किया जाए, तो इसलिए उन्होंने समय पूर्व भेजने का निर्णय लिया। साथ ही आपको पता है भारत में भी, और दूसरी बात भारत में इस दौरान कोई हिंदू मुस्लिम में कोई मतलब एक तरह से कुछ सांप्रदायिक तनाव नहीं हो रहा था, तो वो चाह रहे थे कोई ऐसा इंसिडेंट भारत में लाया जाए ताकि तनाव बढ़ जाए। तो कब आएगा इंसिडेंट, जब कोई ऐसी आप रिपोर्ट लेके आओ, ऐसा कमीशन भेजो जो दोनों में विरोध करवा सके। और साथ ही इसी दौरान नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे, और इस पे साथ ही ब्रिटेन पर दबाव आ गया किसका, अब तक तो डोमिनेट स्टेटस की बात कर रहे थे, अब इन्होंने मांग कर दी स्वराज, पूर्ण स्वराज की। तो इस आधार पर ये 1927 में समय पूर्व भी आ गया, और 1929 में इसने रिपोर्ट दी। इसका आपको पता है विरोध भी किया गया था, भारत में ज़बरदस्त विरोध किया, इसको काले झंडे दिखाए गए, ठीक है ना। और इसी में जब विरोध करते टाइम लाला लाजपत राय
उस पर पुलिस ने ज़बरदस्त लाठियाँ बरसाई और इसके बाद उसकी मौत हो गई। और इसको लेकर के भगत सिंह सुखदेव ग्रुप बहुत ज़्यादा खपा हुए और उन्होंने फिर जो है उसकी हत्या कर दी उस अंग्रेज़ की जिसने ये काम किया। और उसके बाद उनको भी मतलब काफ़ी उनको भी बाद में फांसी मिल गई। तो ये काफ़ी आगे बढ़ गई इंसिडेंट। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसके बाद इसमें जो इसको में कारण था विरोध करने का, एक कारण था जो मेन था, वो ये था कि जब भारत के किसी कानून को आप रिव्यू करने के लिए आ रहे हो, लेकिन रिव्यू करने वाले सब अंग्रेज थे, तो फिर भाई किस बात का रिव्यू, तुम तो अपने हिसाब से रिपोर्ट बना के यहाँ पेश कर दोगे। तो वास्तविक रूप से आपका अधिनियम कितना सक्सेस रहा, कितना अनसक्सेस रहा, इसका रियलिटी में तो कुछ चीज़ आ ही नहीं पाएगी। और हमारा आप रिव्यू कर रहे हो तो आपको शक्ति किसने दी? इसलिए एक भी इसमें भारतीय शामिल न होने के कारण इसका विरोध किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें केंद्र सरकार में उत्तरदायी सरकार या द्वैध शासन का कोई सुझाव इन्होंने नहीं दिया, कि इन्होंने बोला कि कोई उत्तरदायी सरकार केंद्र में नहीं होनी चाहिए और नहीं वहाँ पर द्वैध शासन होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया था पॉलिटी में कि द्वैध शासन का मतलब क्या है और उत्तरदायी सरकार का मतलब भी क्या है। दूसरी बात, जबकि इसके बावजूद भी इसने मना किया, इसके बावजूद भी 1935 के एक्ट में ये प्रोविजन ला दिए इन्होंने। दूसरी बात, पृथक निर्वाचिका क्षेत्रों को सुरक्षित रखा और इसने एक बात और बोली कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचिका क्षेत्र होना चाहिए। मैं भी आपको दो चीज़ बताऊंगा, एक होता है पृथक निर्वाचिका, एक होता है संयुक्त निर्वाचिका। इन दोनों में अंतर क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी। दूसरी, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति करो, ये इसकी रिपोर्ट थी। अगर इसमें से आपको ध्यान रह जाए तो याद कर लेना, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन थी उनको सबने विरोध किया, लेकिन दो पार्टी ऐसी थी जिन्होंने इसका समर्थन किया। एक तो थी जस्टिस पार्टी और एक यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी है ये थी कहाँ पर आपको पता है, ये थी पंजाब में, और जस्टिस पार्टी है ये मद्रास में थी। और मैंने बताया था कि जस्टिस पार्टी ने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि इसने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण की बात की। तो दलितों के लिए जस्टिस पार्टी निरंतर प्रयासरत थी उनके उद्धार के लिए। और यूनियनिस्ट पार्टी ने इसलिए किया क्योंकि यूनियनिस्ट पार्टी संघीय व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती थी और संघीय व्यवस्था का प्रोविज़न इसमें था। इसलिए निश्चित रूप से ये दोनों पार्टियां हैं वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट का समर्थन ही करेंगी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट, इसके विरोध में ज़बरदस्त आंदोलन हुए आपको पता है, और इसी दौरान पूर्ण स्वराज का नारा और ज़्यादा एक्टिव हो गया। इसके बाद बिरकन हेड, ये उस टाइम उनका भारत सचिव पद पे था, उन्होंने एक चुनौती दे दी भारतीयों के लिए। बोला कि आप हम जो चीज़ लाते हैं उसका आप विरोध कर देते, तो पता आप खुद बनाओ ना कुछ, अगर आप पे दम है तो। भारतीयों से बोला। इसके बाद भारतीयों ने क्या किया कि इसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और फिर मोतीलाल नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, वो हमें आगे देखेंगे। इसका विरोध बड़ी मात्रा में हुआ। इसका विरोध इसलिए था कि भारतीयों के जो अधिकार है, भारतीयों का जो संविधान है, या भारतीयों के लिए जो भी कानून होगा उसका आपको पता है भारत की जनता के द्वारा किया जाना चाहिए, जबकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं। इसके बाद इसी दौर में आपको पता है क्रांतिकारी आंदोलन और सफल और इसमें एक्टिव हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन अगर हम देखें तो 1915 जो प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर भी हुआ था, लेकिन ये जो इस टाइम पे हुआ था ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। ये इसमें समाज युवा थे भारत के, और युवाओं ने हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से मतलब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चालू कर दिया। तो रीज़न कई था कि एक तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपजी मजदूर संगठन आ गए, रूसी क्रांति ऐसे समाजवाद को समर्थन मिला, तो समाजवादी युवा जो हिंसात्मक गतिविधि से मतलब आंदोलन को बढ़ा सकते थे वो भी समझ आए। साम्यवादी प्रभाव बढ़ा, साम्यवादी आपको पता है हिंसात्मक गतिविधि से आंदोलन बढ़ाना चाहते हैं। गांधी जी ने ऐसे आंदोलन लिया तो जो युवा है बहुत ज़्यादा खपा हो गए थे, और नरमपंथी गर्मपंथी तो पहले से ऐसा पल हो चुके हैं। उन्होंने बोला कि देखो, कागज़ देने से, लेटर देने से और बहिष्कार करने से कभी भी आपको अंग्रेज इस शक्तिशाली और ये मतलब एक तरह से कठोरतापूर्ण नीतियाँ का फॉलो करने वाले ये ब्रिटिश शासक है, ये कभी यहाँ से जाने वाले नहीं है। इसलिए इनका मानना था कि यहाँ पर व्यक्तिगत हिंसा के माध्यम से जो अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी उनकी हत्या करके उनमें भय व्यक्त किया जाए। उनके विरुद्ध युवा जैसे एक की हत्या करेंगे तो उससे क्या है कि यहाँ पर राष्ट्रीय भावना और बढ़ेगी, फिर एक अगर मान लें इनमें से युवा मर गया तो वो नई राष्ट्रीय भावना और बढ़ा देगा। इस तरीके से इनका आंदोलन था, इनका उद्देश्य था कि फिर हम हिंसात्मक गतिविधि के माध्यम से इनको वो किया जाए, यहाँ पर आंदोलन को चलाया जाए और इनको मतलब जो ब्रिटिश शासन है उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाए, उसको बाहर से भगाया जाए। तो यही चीज़ थी। इसमें आपको पता है साधन क्या थे, मतलब क्या करते थे क्रांतिकारी। तो ये क्रांतिकारी क्या करते थे, एक तो धन प्राप्ति के लिए बैंकों को लूटते थे और सरकारी खजानों को लूटते थे, और उस प्राप्त धन का आपको पता है क्या प्रयोग करते थे, हथियार लाने में।
ताकि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ें। और ये सक्रिय आंदोलन, इन्होंने लक्ष्य प्राप्ति हेतु अन्य क्षेत्रों में सक्रिय आंदोलन का साथ सामंजस्य किया कि ये तो छुपे छुपके काम करते थे, लेकिन कुछ आंदोलन चल रहे थे, वहाँ से जनता का समर्थन जुटाने के लिए भी इन्होंने प्रयास किया। इनका क्या था, अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, और इनका उद्देश्य था कि बम और शस्त्रों के माध्यम से निर्माण किया जाए, विदेश से हथियार लिया जाए और साथ ही शस्त्र प्रयोग के लिए ट्रेनिंग भी दी जाए युवाओं को, उनको भागीदार किया जाए इसमें, और फिर इस आंदोलन किया इसमें। इसलिए इसमें कई इन्होंने गुप्त संगठन भी बनाए। इसके लिए क्रांतिकारियों के प्रमुख संगठन अगर देखें तो एक मित्र मेला और अभिनव भारत, ये ध्यान रखना, ये संगठन को जरूर यूपीएससी सवाल पूछते हैं, पीसीएस में सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि किस किस संगठन से, किस किस ऑर्गेनाइजेशन से कौन कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ था। जैसे मित्र मेला और अभिनव भारत की मैं बात करूं तो वीर सावरकर द्वारा इनका गठन किया गया था। और अभिनव भारत है ये यंग इटली, इसको यंग इंडिया बोल सकते हैं। यंग इटली जो मेजिनी, जो इटली के थे मेजिनी, उनकी विचारधारा से प्रभावित था। तो सावरकर के द्वारा ये और इसमें क्या, युवाओं को, छोटे युवाओं को भर्ती किया जाता था, उनको प्रशिक्षण किया जाता था और उनमें राष्ट्रीय भावनाएं जगाई जाती थी। दूसरा अनुशीलन समिति, इससे ज्ञानेंद्र नाथ, अनुशीलन समिति की 2 ब्रांच थी। मिदनापुर की ब्रांच का हेड था ज्ञानेंद्र नाथ और ढाका में जो इसकी ब्रांच थी उसका हेड था बारेंद्र कुमार घोष। इनका नाम थोड़ा सा आप 1-2 बार जरूर देखना क्योंकि इसमें आने की संभावना रहती है। इसके बाद स्वदेव बांधव समिति है, इसका बारीमल के द्वारा बनाया गया था इसका संगठन को। एक है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसको सचेंद्र नाथ सन्याल के द्वारा सन्याल इसका नाम सचेंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। नौजवान सभा है, इसको भगत सिंह द्वारा बनाया गया था। और ध्यान रखना, यही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया, ये चंद्रशेखर के द्वारा बनाया गया था। और इन प्रमुख संगठनों ने कई समाचार पत्रिकाएं भी कि ध्यान रखना, अपने बातों को प्रचार करने के लिए, अपने विचारों को जनता में बढ़ाने के लिए, जनता को अपने विचारों से जोड़ने के लिए आपके पास कुछ चीज़ तो है होनी चाहिए, कुछ साधन तो होने चाहिए जिसकी मदद से आप कर सकें। तो प्रमुख पत्रिकाएं आई, जैसे भवानी मंदिर है, इसको अरविंद घोष लेके आए। युगांतर है, इसको बारेंद्र कुमार घोष। संध्या है, इसको ब्रह्म बंदोपाध्याय ये लेके आए। और बंदी जीवन है, इसको सत्येंद्र नाथ लेके आए। बम मैनुअल है, इसको PN बापल लेके आए। और स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर की थी। और वंदे मातरम में ये मैडम भीकाजी, जो विदेशों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को चला रही थी, उन्होंने इसको लेके आए थे। इनको जरूर एक बार देखना, प्रमुख पत्रिकाएं ये सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए। इसके बाद विदेशों में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाया गया था। जैसे देख सकते हैं इंडियन हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में की गई थी। और यहाँ पर जो लंदन में रह रहे भारतीयों को इसमें जोड़ करके आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके साथ गदर पार्टी की स्थापना अगर देखें तो सैन फ्रांसिस्को, जो यूएसए में है सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने बरकतुल्ला, इसका नाम ये देख नहीं रहा, इसको ध्यान रखना, बरकतुल्ला और रामचंद्र, इन तीनों ने मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना है की। और अमेरिका में इन्होंने जो वहाँ के लोग रहते, भारतीय लोग, उनको जोड़ करके आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए इसके लिए। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना जर्मनी में लाला हरदयाल ने की। तो लाला हरदयाल पहले सैन फ्रांसिस्को में थे, बाद में चले गए जर्मनी में और वहाँ जा कर के भी इन्होंने आंदोलन आगे बढ़ाया। इसके बाद आप देखो तो आंदोलन को अगर और देखें इसके बाद तो मैंने बताया था कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये काकेरी कांड से जुड़ा हुआ है, 1924 में हुआ। और उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, ये बाद में 1928 में कन्वर्ट हो गया और इसका टारगेट था स्वतंत्रता। और ये चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में था और ये समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। और चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर भगवती चरण बोहरा के द्वारा बम का दर्शन एक किताब लिखी गई थी। ये अंतिम टाइम में लिखी गई थी। और आप एक चीज़ देखोगे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये जितने भी हैं, इनके अंतिम विचारों को अगर देखेंगे तो अंतिम विचार में यह था कि हिंसात्मक गतिविधियां हैं वो कभी आंदोलन में सफल नहीं हो पाई। ध्यान रखना, लास्ट में इन्होंने हिंसात्मक गतिविधियों की आलोचना की थी अंतिम टाइम में। शुरू में तो ये हिंसात्मक गतिविधि अपना रहे थे, लेकिन अंतिम टाइम में इन्होंने, शुरू में तो अहिंसा का बहुत ज़्यादा विरोध करते थे, इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया और एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भारत में स्थापित करना चाहते थे, ये इनका टारगेट थे। लेकिन कुछ जब बाद में इन्होंने, जब इनसे बातें पूछी गई थी बाद में लास्ट में, तो इन्होंने बोला कि अगर आंदोलन है वो आंदोलन लोकतांत्रिक होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, बाद में बोली। लेकिन अगर इनके विचार देखें, मूल विचार है, वो मूल विचार तो अहिंसा का विरोध करते थे, वो हिंसा पर आधारित थे।
इसके बाद बंगाल में भी ये घटनाएं हुई थी ये क्रांतिकारियों में। बंगाल में सूर्य सेन, निर्मल सेन और गणेश घोष है, इनके द्वारा की गई थी। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई गई थी, इनके द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई गई थी बंगाल में, जिसने क्या किया कि चट्टग्राम में अंग्रेजों का एक शस्त्रागार था, उस पर ढाबा बोल दिया। ढाबा बोल करके वहाँ की बंदूकों तो ले लिया, लेकिन उनके जो छर्रे थे बंदूकों के, जो उनमें गोले बारूद होने चाहिए थे, वो बंदूकों मतलब वो जो छर्रे हैं वो वहाँ पर नहीं मिले इनको। बाद में अंग्रेजों ने इन पर कार्रवाई की और इनमें से कई को पकड़ भी लिया था। इसके अलावा आपको बताया इसमें यहाँ पर प्रीतिलता नाम की महिलाएं हैं, वो भी शामिल थी। शांति घोष और सुनीति चौधरी का आपने नाम सुना होगा। इन दोनों ने मिलकर के वहाँ के डीएम है उसकी हत्या कर दी, जो बहुत मतलब क्रूर प्रवृत्ति का था। इसलिए तो देखो आंदोलन में ये जो व्यक्ति देख रहे हैं आपको, ये याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल इन्हीं के आते हैं प्री में, इसलिए इनको ले रहे हैं। मेंस में इनको इतनी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्री के लिए इतने फैक्ट हैं वो लिए जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि इन थोड़ा सा एक दो बार पढ़ करके, और आपने पढ़ भी रखा होगा, एक दो बार इनको याद कर लेना। इसके बाद विदेशों में आपको पता है, मैंने बता दिया, मैडम भीमा काजी है, उसने जर्मनी में आंदोलन चलाया, वही अभी ऊपर लिखा है वही चीज़ है ये, ठीक है ना। इसके बाद महिलाओं की भूमिका रही थी, आसफ अली, उषा मेहता और लतिका घोष है, ये महिला हैं, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये इस आंदोलन कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, ये तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देना, है ना। और ये आंदोलन किस तरीके से गांधी के विचारों से भिन्न है, तो आप जान सकते हो गांधी जी हिंसा को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे। गांधी जी की सभाएं ओपन होती थी, क्योंकि वो तो खुल के विरोध करते थे, जबकि ये गुप्त रूप से करते थे। तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जब विश्लेषणात्मक इनका वो पूछे जाए हमसे कुछ आलोचना या इनका तुलना, तब यूज करते हैं। अब प्री के फैक्ट विषय आते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कौन कौन से नेता जुड़े हुए, ये सवाल पूछना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी स्थापना 1934 में कांग्रेस के अंतर्गत, क्योंकि जब समाजवादी विचारधारा लोकप्रिय हुई तो कांग्रेस ने भी अपनी विचारधारा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उसकी एक ब्रांच खुली। उसमें कुछ जो सोशलिस्ट विचारधारा वाले लोग थे, उन्होंने कांग्रेस के अंतर्गत ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसमें आप देखोगे तो आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता और मीनू मसानी और राम मनोहर लोहिया बाद में इसमें जुड़ गए थे। तो ये प्रमुख समाजवादी थे जिन्होंने समाजवादी आंदोलन चलाया था। इनका उद्देश्य था कि स्वतंत्रता को, इनका पहला टारगेट तो स्वतंत्रता ही है, पहले तो हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हो, तभी तो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ा पाएंगे। दूसरा, इन्होंने बोला कि समाजवाद को अगर आगे बढ़ाना है तो राष्ट्रवादी भावना होनी चाहिए, और साथ ही इनका आंदोलन भी अहिंसात्मक था, लेकिन उन्होंने मजदूरों और किसानों को अपने आंदोलन में जोड़ा। इनका आंदोलन भी अहिंसात्मक था, क्योंकि ये भी शांतिपूर्ण तरीके से समाजवादी विचारों के टारगेट है उनको प्राप्त करना चाहते थे। अब नेहरू जी के योगदान देखें तो नेहरू जी ने, आपको पता है कि समाजवादी विचारधारा जुड़े हुए थे। नेहरू जी की सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो ये आती है कि नेहरू जी ने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इसमें नेहरू जी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा दिया, और नेहरू जी ने अपना समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया था। ये इसके बाद आपको पता है कि समाजवादी विचारधारा का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया था। कैसे बढ़ा कि 1929 में पट्टाभी सीतारामैया, गांधी जी समाजवादी विचारधारा से नहीं जुड़े हुए थे, ये ध्यान रखना। 1939 में पट्टाभी सीतारामैया जो गांधी जी के मतलब प्रतिनिधि थे, गांधी जी ने उनको खड़ा किया था चुनाव में, कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में, लेकिन वो हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गया। जबकि सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार की विचारधारा के थे, समाजवादी विचारधारा के थे। तो ये इस बात का संकेत था कि इस टाइम में कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा का वर्ग ज़्यादा था बजाय अन्य विचारधाराओं की। तो इसमें आपको पता है गांधी जी बहुत खपा भी हो गए 1939 के इसमें, जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था इसमें, और बाद में सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र भी देना पड़ा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से कांग्रेस का विभाजन हो। और इसके बाद भारत में 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति आई, जिसमें गरीब और कल्याणों के लिए, किसानों के कल्याण के लिए एक राज्य की भूमिका क्या क्या होनी चाहिए डिसाइड किया, और ये हीरापुर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम इसको छोड़ देंगे कि कितना असफल हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। इसके बाद हमें है कुछ आगे और फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, उनको देखें तो उसमें इसके बाद अब थोड़ी और आगे हम बढ़ते हैं। तो मुस्लिम लीग ने भी अब पाकिस्तान की मांग करना चालू कर दिया, और 1940 के समथिंग को दिल्ली प्रस्ताव लेके आए थे, है ना। और इस दिल्ली प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने मांग की पृथक पाकिस्तान के, उसने ये चीज़ तो ठीक है, ये ध्यान, अभी ये कब आई थी ये आपको बताया, ये कब आएंगे, ये मुस्लिम लीग की ये मांग है। ये मांग जब बर्कन हेड के द्वारा चुनौती दी गई थी, उससे पहले भी आ चुकी थी कि पृथक निर्वाचिका
के लिए जो दिल्ली प्रस्ताव आया था, इसमें मुस्लिम लीग की कई अच्छी मांगें भी थी, कई ऐसी मांगें थी, लेकिन इन मांगों को अभी हम छोड़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसको ज़्यादा अभी ध्यान मत दो क्योंकि इसमें कन्फ्यूज होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए इसको छोड़ देना। इससे पहले मैं आऊँगा आपको नेहरू रिपोर्ट पर। नेहरू रिपोर्ट है जो बर्कन हेड के द्वारा चुनौती दी गई थी, उसके बाद समस्त पार्टियों की पूरी पार्टियाँ जिसमें भारत में थी उनके मतलब ज़्यादातर पार्टियाँ इसमें शामिल हुई, और इसके बाद रिपोर्ट है मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस रिपोर्ट को कांग्रेस ने स्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया और अंग्रेज़ों ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। अब इसमें क्या क्या प्रोविज़न थे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी भी नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनेंट स्टेटस को ही मांगा। तो इससे ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इससे थोड़ा खपा भी थे कि क्योंकि वो तो किसी बात कर रहे थे पूर्ण स्वराज की, और आप मांग रहे हो डोमिनेंट स्टेटस। दूसरी बात, इसमें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और मतलब की बात की, और साथ ही जो अल्पसंख्यक है उनको रिजर्वेशन का प्रोविज़न भी इसमें किया गया था। दूसरी बात, प्रांतों का भाषा के आधार पर गठन हो, ये प्रोविज़न इसमें था। संघ बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब एक तरह से मौलिक अधिकार है संघ बनाने की स्वतंत्रता, जैसे आपके आर्टिकल 19 में दिए गए। महिलाओं के मताधिकार, वयस्क मताधिकार, ये ऐसे मौलिक अधिकारों का प्रोविज़न इस नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो और जनता द्वारा वो निर्वाचित हो। दूसरी बात, धर्मनिरपेक्षता हो और मुसलमानों के हितों को संरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी के गठन की भी रिकमेंडेशन इसने की, और उसने एक संघ बनाने की बात की। लेकिन संघ में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन तो होगा, लेकिन इसने बोला शक्तियाँ अवशिष्ट सूची है, वो अवशिष्ट सूची संघ में विभाजित हो, संघ में होनी चाहिए। यानी अवशिष्ट सूची पर अधिकार है कि कानून बनाने का अधिकार है वो संघ के पास होना चाहिए। जबकि 1935 के अधिनियम में जो संघ आया था उसमें उन्होंने गवर्नर को दिया था। अगर आप देखोगे तो मैं बता ये रहा था कि जो संघ की बात तो देखो 3 जगह हुई है। संघ की बात नेहरू रिपोर्ट करती है, तो संघ में आपको पता है शक्ति विभाजन होता है। संघ सूची पर बनाने का संघ सरकार बना, संघ की संसद है जो विधानमंडल वो बनाएगी। राज्य सूची पर राज्य की विधानमंडल वो बनाएगी, है ना। समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन बात हुई अवशिष्ट सूची की, तो अवशिष्ट सूची की बात इसमें जो नेहरू रिपोर्ट ने बोला, इसने बोला कि अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल के पास होनी चाहिए। जबकि 1935 के अधिनियम में क्या बोला गया कि ये गवर्नर के पास होंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना की जो रिपोर्ट बाद में, मोहम्मद अली जिन्ना भी अपनी रिपोर्ट देते हैं उसमें वो बोलते हैं कि नहीं, ये राज्यों के पास होनी चाहिए। तो इस तरह से इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसके सवाल स्टेटमेंट में आते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको राज्य के पास बताया, और साथ ही इसने जो नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत है भारत का, उन राज्यों को अन्य राज्यों के समान दर्जा देने की बात भी इसमें बोली गई थी। तो नेहरू जी की रिपोर्ट है। नेहरू जी की इसी रिपोर्ट में से कुछ रिपोर्ट हैं वो मुख्य रूप से बाद में मोहम्मद अली जिन्ना या मतलब मुस्लिम लीग को स्वीकार नहीं थी, और यहीं से धीरे धीरे मुस्लिम लीग ने अब बाद में अपना अलग से पाकिस्तान की मांग की नींव रखना चालू कर दिया। और उन्होंने वही रखा कि इसमें उनके मुस्लिम लीग नेहरू जी को कौन कौन सी बात स्वीकार नहीं करती। मुस्लिम जिन्ना एक तो कहती कि अवशिष्ट सूची है वो किसके पास होनी चाहिए, राज्य के पास। दूसरी बात, संयुक्त निर्वाचिका के स्थान पर इन्होंने पृथक निर्वाचिका की बात करेंगे। तो यही चीज़ें जो मुख्य रूप से वो बात करेंगे, और साथ ही इन्होंने रिजर्वेशन की बात बोली मुसलमानों के लिए, और ज़्यादा रिजर्वेशन की बात बोली, इसको लेकर के ये चीज़ें हुई। तो ये नेहरू रिपोर्ट थी। नेहरू रिपोर्ट के जो प्रोविज़न है वो इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर देख लेना। इसके बाद और आगे हम बढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रोविज़न रहेंगे उन्हीं को पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे, ताकि हम जो भी प्री के सवाल है फैक्ट है उनको अच्छे से कर सकें। ओके, धन्यवाद।